Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes, and today we will discuss the theory of Lamarckism. Before going to theory of Lamarckism, first we discuss here the biological and cultural factors in human evolution. Human evolution progressed hand in hand with the cultural evolution, hence also called as biocultural evolution. तो विद द चेंज इन बायोलॉजिकल फीचर्स मीन्स ह्यूमन बायोलॉजी में जैसे जैसे चेंज होता गया वैसे वैसे कल्चर में भी तमाम चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं फ्रॉम प्रिमिटिव टू मॉडर्न स्टेज। तो जो प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग्स थे, अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे, उसमें तमाम बॉडी स्ट्रक्चर्स में तमाम चेंजेस होते गए समय के साथ साथ, और वैसे ही हमको दिखाई देता है कि कल्चर भी इवॉल्व करता है फ्रॉम प्रिमिटिव टू मॉडर्न स्टेज मीन्स पैलियोलिथिक से अभी जो प्रेजेंट एज है हमको तमाम कल्चर में चेंजेस दिखाई देते हैं। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड वी कैन से दैट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड कल्चर इवोल्यूशन गो साइड बाय साइड एंड जैसे जैसे ह्यूमन बायोलॉजी में चेंजेस आते हैं और वो कल्चर को इफेक्ट करता है, और कल्चर में भी तमाम चेंजेस आते हैं समय के साथ साथ, क्योंकि नीड्स चेंज होती हैं बायोलॉजिकल फीचर्स के साथ साथ, एनवायरनमेंट के साथ हमारा इंटरेक्शन, और एनवायरनमेंट के चेंज के साथ हम नए नए कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। नए नए कल्चर में हम मतलब कुछ नया करते हैं, कल्चर में नए नए चेंजेस करते हैं, नए नए इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट होता है, और इसी तरह हमारा कल्चर इवॉल्व करता जाता है। और कल्चर के इवोल्यूशन का इफेक्ट बायोलॉजी में भी पड़ता है, मीन्स जैसे जैसे कल्चर इवॉल्व करता है जो हमारे बायोलॉजिकल फीचर्स है उसमें भी तमाम चेंजेस आते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी मीन्स ह्यूमन जो बायोलॉजी है, जो ह्यूमन फीचर्स हैं बॉडी के, वो जब ह्यूमन एक किसी एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन के साथ आता है तो वो उस एनवायरनमेंट में अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने एक्सिस्टेंस के लिए कुछ कल्चर को क्रिएट करता है। मीन्स कल्चर क्या है? ये आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है, मैन मेड एनवायरनमेंट है विच इज मेड बाय ह्यूमन बीइंग। तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके साथ इंटरेक्शन होता है, और एक आर्टिफिशियल या मैन मेड एनवायरनमेंट को ह्यूमन क्रिएट करता है। और जो ये मैन मेड एनवायरनमेंट ह्यूमन के द्वारा क्रिएट होता है दैट इज नोन एज कल्चर, चाहे वो मटेरियल आर्टिफैक्ट्स के रूप में हो, चाहे वो नॉन मटेरियल इंस्टीट्यूशंस के रूप में हो। और इस तरह कल्चर जो है फिर वो इन टर्न इट इफेक्ट्स द बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग, मींस ये फिर वो ह्यूमन बायोलॉजी को इफेक्ट करता है। मीन जैसे जैसे हमारा कल्चर इवॉल्व करता जाता है प्रिमिटिव टू कॉम्प्लेक्स स्टेज, वैसे वैसे हमारे बायोलॉजिकल फीचर्स को भी इफेक्ट करता है। तो बायोलॉजी इफेक्ट्स कल्चर एंड कल्चर इफेक्ट्स बायोलॉजी, एंड इस तरह दोनों में ही चेंजेस जो होते हैं वो साइड बाय साइड चलते रहते हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन प्रोग्रेस हैंड इन हैंड विद द कल्चरल एवोल्यूशन, और वी कैन से द बोथ द बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एवोल्यूशन गो साइड बाय साइड। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, जैसे कि हम ऑस्ट्रेलोपिथिकस से शुरुआत करते हैं। अगर ऑस्ट्रेलोपिथिकस से देखें तो उसकी क्रैनियल कैपेसिटी है 300 टू 500 सीसी, एंड ये सेमी इरेक्ट पोस्चर के साथ है। इनकी जो हैंड में वो मतलब ग्रास्पिंग कैपेबिलिटी नहीं थी जो होमो इरेक्टस की स्टेज से स्टार्ट होती है, होमो हैबिलिस की स्टेज से स्टार्ट होती है, और इसीलिए माना जाता है कि दे वर अनेबल टू मेक टूल्स। ठीक है, तो उनका इंटेलिजेंस जो पावर था वो भी कम था, क्योंकि क्रैनियल कैपेसिटी स्मॉल ब्रेन था, तो ब्रेन साइज छोटा है, 300 से 500 सीसी जो है उनका क्रैनियल कैपेसिटी है। दे वर अनेबल टू मेक टूल्स बिकॉज वो हैंड अपोजेबल नहीं रहा होगा, मतलब थंब अपोजेबल नहीं रहा होगा, और वो सेमी रेड पोस्चर के साथ थे, तो इस तरह उनका और क्रैनियल कैपेसिटी भी कम थी, तो वो टूल्स नहीं बनाए होंगे ऐसा माना जाता है। पर एक आध जो हमको साइट्स मिलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस के रिमेन्स मिलते हैं जो हमको अफ्रीका से, वहाँ पे कुछ हमको अर्ली इयोलिथ जो मिल जाते हैं टूल्स, तो माना जाता है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस ने उन्हें बनाया होगा, पर वो उसमें वो फीचर्स नहीं है जो हमें टूल्स में दिखाई देने चाहिए, तो उनको हम सीडोलिथ भी मान सकते हैं। लेकिन बाद के स्टेजेस में जब हम एंडी मैन जो कि होमो हैबिलिस कहते हैं या होमो इरेक्टस की स्टेज है, इनमें जो है 750 सीसी और 1000 सीसी तक क्रैनियल कैपेसिटी पाई गई, और इनका पोस्चर था इरेक्ट पोस्चर, बाइपेडलिज्म मींस दोनों पैरों पर चलते थे, फ्री हैंड्स विद द अपोजेबल थंब मींस पावर एंड प्रिसीजन ग्रिप जो है इसमें डेवलप हो गई थी इन ह्यूमन इवोल्यूशनरी स्टेजेस में।
और माना जाता है कि यहीं से कल्चर की शुरुआत हुई। मीन्स टूल मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई। During this stage, tool made by them were the core tools and the flake tools like chopper, chopping tools, hand axes and cleavers. तो पैलियोलिथिक कल्चर की शुरुआत हो जाती है विद स्टेज ऑफ होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस, और यहीं पे फायर का भी इन्वेंशन होता है। दे यूज्ड फर्स्ट टाइम दे स्टार्टेड यूजिंग फायर एंड जो कि कुछ चार्ड बोन्स या बर्न बोन्स से का जो एविडेंस मिलता है उससे हमको पता चलता है कि उन्होंने फायर का इन्वेंशन किया था होमो इरेक्टस ने। एंड दे लिव इन ओपन रिवराइन साइड्स, बिग गेम, सॉलिटरी हंटिंग और गैदरिंग करते थे। तो जो उनकी कल्चरल फीचर्स थे वो ये थे, और ह्यूमन की जो इवोल्यूशनरी स्टेजेस के जो फीचर्स थे, मींस जो उनके बायोलॉजिकल फीचर्स थे वो ये थे। तो बायोलॉजिकल फीचर्स में ऑस्ट्रेलोपिथिकस से थोड़ा ऊपर जाते हैं होमो हबिलिस और होमो इरेक्टस की स्टेज में, तो हमको तमाम चेंजेस मिलते हैं और उससे पता चलता है कि उन्होंने कल्चर का ओरिजिन यहीं से होता है। मीन्स कल्चर को इवॉल्व किया, मीन्स धीरे धीरे कल्चर धीरे और भी लेटर स्टेजेस में इवॉल्व करता जाएगा, उसमें तमाम चेंजेस आएंगे। तो कल्चर की ओरिजिन हमको यहाँ से पता चलती है। मीन्स ह्यूमन में अगर ये सारे फीचर्स आ गए ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद वाली स्टेज में, जिसको कि होमो इरेक्टस कहते हैं, उसके भी पहले होमो हैबिलिस था, और इनमें जो फीचर्स मिलते हैं इनके जिसमें कि इरेक्ट पोस्चर, बाइपेटलिज्म है, फ्री हैंड विद अपोजिबल थंब, जिससे कि वो कोई चीज को ग्रिप कर सकते थे। मींस स्टोन को उन्होंने पकड़ के और अच्छे से उनकी पकड़ बन गई और फिर उस पे वो वर्क करना शुरू किए। तो यहीं से माना जाता है कि टूल मेकिंग की शुरुआत हुई होगी। और बाकी कुछ हमको कल्चरल एविडेंसेस मिलते हैं जिसमें कि वो फायर का इन्वेंशन हो गया, कुछ टूल्स मिलते हैं जो उनके द्वारा बनाए गए थे, कि वो उसका मतलब कि उन्होंने हंटिंग गैदरिंग की होगी, और मीन्स कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट किया होगा और कुछ वो एनिमल्स को हंटिंग किए होंगे। तो ये इनके कल्चरल फीचर्स थे। इस तरह हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनका बॉडी में तमाम चेंजेस आते गए, मीन्स अब निंडरथल की स्टेज आएगी तो उसमें ग्रैंड कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती 1400 टू 1600 सीसी। और यहाँ पर क्योंकि उनका जो ब्रेन की कैपेसिटी वो इंक्रीज कर गई, उनका जो सोचने समझने की क्षमता है इंक्रीज कर गई, और उससे उन्होंने कल्चर को और भी डेवलप किया। तो अब ये ओपन रिवराइन साइट्स में रहते थे, अब यहाँ पर ये केव ड्वेलर्स हो गए हैं। केव के अंदर इन्होंने रहना शुरू किया। रॉक शेल्टर्स के जगहों पर ये इन्होंने मतलब रहना शुरू किया। और ये जो फ्लेक टूल्स बनाते थे, स्क्रैपर पॉइंट्स, इसमें भी जो टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी है उसमें भी तमाम इवोल्यूशन दिखाई देता है। ये कैसे कैसे जो अर्ली टूल्स थे वो जो कोर टूल्स थे, चॉपर चॉपिंग टूल्स थे, हैंड एक्सेस थे, और बाद में उन्होंने जो फ्लेक टूल्स बनाए, मीडियम साइज फ्लेक टूल्स जिसमें कि स्क्रैपर्स। तो अब यहाँ पे ये स्किन को कट भी कर सकते हैं, पील कर सकते हैं, कोई भी चीज, मीन्स अगर रूट्स है या कोई एनिमल स्किन है उसको ये कट और पील कर सकते हैं इस विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर्स। नाइफ का इन्वेंशन उन्होंने कर लिया, और बोरर्स पॉइंट्स लाइक जो वो थे इससे पियर्स कर सकते थे, कोई चीज में छेद कर सकते थे। तो इस तरह इन्होंने तमाम टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी में तमाम डेवलपमेंट किए। और scarce hunting due to extreme cold, they killed and prepared animals with the tools. तो इनसाइड केव्स में यहाँ पर टूल के प्रमाण मिलते हैं, और तमाम एनिमल बोन्स भी जो है हमको केव्स की साइड्स में मिलती है। इससे पता चलता है कि केव के अंदर ही वो मारकर वो एनिमल्स को ले आया करते थे, और फिर उनकी स्किन को भी वो मतलब पील ऑफ करते थे। और क्योंकि विद द हेल्प ऑफ नाइफ लाइक पॉइंट्स उन्होंने इवॉल्व कर लिया था यहाँ पर। और इस तरह फिर बियर कल्ट का भी मिलता है, कुछ तमाम बियर की बोन्स मिलती है, जिससे पता चलता है कि वो कुछ धर्म मतलब पे विश्वास करते रहे। वो यहीं से ओरिजिन ऑफ रिलीजन होता है। मतलब माना जाता है कि धर्म की शुरुआत यहीं से हुई। बिलीफ इन जो गॉड हम बिलीव करते हैं, तो उन्होंने बिलीफ इन सोल, बिलीफ इन एनिमिज्म जो कहते हैं अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन, जो कि टाइलर ने दिया था, ये यहाँ पर शुरुआत हो जाती है विद स्टेज ऑफ होमो नियंडरथल। और फिर इन्होंने बरी करना शुरू किया क्योंकि दे स्टार्टेड बिलीविंग इन आफ्टर लाइफ। तो उन्होंने अपने जो साथ के लोग थे उनको बरी करना शुरू किया। तो बरियल प्रैक्टिसेस यहाँ पर दिखाई देती हैं। ओरिजिन ऑफ रिलीजन, फर्स्ट एविडेंस ऑफ फैमिली, क्योंकि फैमिली बरियल दिखता है कि उसमें मदर फादर उनके चिल्ड्रन को एक साथ बरी किया गया, ऐसा कुछ बरियल में दिखाई देता है कुछ जगहों पर।
और उससे पता चलता है कि काइंड ऑफ फैमिली लाइक इंस्टीट्यूशन यहाँ पर डेवलप हो गया होगा। अभी तक इसके पहले वो सॉलिटरी हंटिंग किया करते थे, अब यहाँ पर ग्रुप हंटिंग करते हैं, लोग एक साथ रहना शुरू कर दिए, जिससे कि फैमिली इंस्टीट्यूशंस का जन्म हुआ। इमोशंस फॉर डेड, एविडेंस ऑफ फ्लावर, क्योंकि फ्लावर कुछ मिले हैं बरियल साइट्स में, उनके टूल्स और उसके साथ फ्लावर, और इससे पता चलता है कि उनको मरने वालों के साथ उनके कुछ इमोशंस रहे होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ पर फ्लावर को बरी किया है। तो इस तरह तमाम उनके जो ब्रेन है, ब्रेन में तमाम नई नई चीज़ें डेवलप होती गई, और उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर्स में तमाम बदलाव आए, और जिससे कि उन्होंने अपनी टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी को भी डेवलप किया, और अपनी जो उनके अंदर फीलिंग्स का डेवलपमेंट हुआ, वो उनकी इस तरह की प्रैक्टिसेस से दिखाई देता है कि कैसे फैमिली का जन्म हुआ, बरेन प्रैक्टिसेस उन्होंने स्टार्ट की, कैसे रिलीजन की शुरुआत हुई, ये सारा कुछ पता चलता है। तो कल्चर में तमाम नए नए बदलाव देखने को मिलते हैं। और उसके बाद फिर इन्हीं क्रैनियल कैपेसिटी में 1600 1700 सीसी क्रैनियल कैपेसिटी के साथ जो है इवोल्यूशन होता है होमो सेपियंस लाइक ह्यूमन बीइंग का, और जिसमें कि क्रो मैग्नन और चांसलेट मैन आते हैं। और फिर देखते हैं कि हमारे जो कल्चरल फीचर्स थे उसमें तमाम और भी नए नए बदलाव होते हैं। मीन्स अभी फ्लैग टूल बनाते थे, अब evolved their tool making technology and they started making bone tools। और बोन टूल्स में भी मीन्स स्टोन टूल्स ओनली बनाते थे या वुडन टूल्स बनाते थे, अभी बोन टूल्स भी बना रहे हैं। और बोन टूल्स में भी ब्लेड एंड ड्यूरिंग कल्चर आता है, मीन्स मोस्ट ऑफ द टूल्स आर मेड ऑन ब्लेड्स, मीन्स कोर और फ्लेक के बाद अब ब्लेड टूल्स आते हैं। और ब्लेड में उन्होंने ड्यूरिंग्स, पॉइंट्स, नाइफ, इस तरह के टूल्स बनाए। मोस्टली दीज टूल्स वर यूज्ड फॉर कटिंग पर्पस। और फिर केव एंड मोबाइल आर्ट का जन्म होता है, मीन्स आर्ट की शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। तो इस तरह ह्यूमन माइंड जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है, उनकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है, उसी तरह वो नई नई कल्चर में ट्रेड्स इवॉल्व होते जाते हैं। तो यहाँ पर केव और मोबाइल आर्ट का जन्म होता है। और उसके बाद की जो स्टेजेस आती हैं, जिसमें कि अपर पैलिथिक के बाद आता है मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, उसमें हम देखते हैं कि जो एनिमल डोमेस्टिकेशन, एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट की शुरुआत होती है। दे स्टार्टेड लिविंग एट वन प्लेस। वो इसके पहले घुमंतु हुआ करते थे, नोमैडिक लाइफ थी। उसके बाद वो ह्यूमन सेटल्ड होने लगते हैं एक जगह पर, इस तरह विलेज और सिटी लाइफ का जन्म होता है। एंड देन जो इंडस सिविलाइजेशन आते आते राइज ऑफ सिविलाइजेशन हो जाता है। तो देखते हैं कि जैसे जैसे उनके कल्चर में बदलाव आता गया, वैसे वैसे उनकी कैपेसिटी, जो ब्रेन की क्षमता भी बढ़ती गई, और ब्रेन की क्षमता बढ़ती गई या ह्यूमन के तमाम फिजिकल फीचर्स में चेंज आता गया, उससे उन्होंने अपने कल्चर में भी तमाम चेंजेस किए। तो दोनों ही चीजें एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं। क्योंकि अगर हम देखें कि यहाँ पर जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, उसके पहले होमो इरेक्टस, ये इनके जो मोलर्स होते थे या इंसीजर्स एंड कैनाइन होते थे, वो बहुत स्ट्रांग होते थे, और मीन्स बिग साइज के होते थे, क्योंकि वो कटिंग पर्पस, ग्राइंडिंग पर्पस के लिए वो रॉ रॉ फूड को ही खा लिया करते थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के स्टेज में। या उसके पहले भी जो एप फ्लाइट ह्यूमन बींग्स थे, जिसमें कि रामापिथिकस है, उनके बहुत हार्ड होते थे, और वो क्योंकि टफ फूड को खाना पड़ता था उनको, हार्ड फूड को, तो बिग साइज होते थे, और पॉइंटेड एंड्स के साथ होते थे। तो तमाम क्योंकि उनके यूज होते थे उनके टीथ के, वो हंटिंग पर्पस के लिए टीथ को इस्तेमाल करते थे कई बार। और उनमें क्लॉज भी होते थे उनके हैंड्स या फुट में। लेकिन बाद धीरे धीरे क्लॉज खत्म होते गए और नेल्स आ गए, और उनके जो टीथ थे वो भी स्मॉल साइज के होने लगे, क्योंकि जब फायर का इन्वेंशन हो गया है होमो इरेक्टस की स्टेज के बाद, या निंडरथल आते आते, तो उन्होंने क्या किया कि क्योंकि टूथ का अब जो उतना हार्ड फूड नहीं खाया, क्योंकि उन्होंने कुक करना शुरू किया, और कुक करने से वो जो टफनेस या हार्डनेस थी फूड की, वो अब सॉफ्ट हो गया, और धीरे धीरे फिर उनको उतने स्ट्रॉन्ग टीथ की जरूरत नहीं। मीन्स जो बिग साइज टूथ होते थे या हैवी जा होती थी, तो जॉ स्ट्रक भी जो थी मैंडिबल, वो बिग होता था, वो भी धीरे धीरे रिड्यूस करने लगा साइज में। और जो बड़े टीथ और प्रोग्नेथिज्म दिखाई देता था अर्ली ह्यूमन बींग्स में, आगे की तरफ जॉ निकली रहती थी, वो धीरे धीरे फिर
रिड्यूस होने लगा, अंदर होने लगा, और ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ने से तो ब्रेन की साइज बढ़ने लगी और फेस का साइज रिड्यूस हो गया बाद की स्टेजेस में। और अर्ली ह्यूमन जो स्टेजेस थे उनमें ब्रेन छोटा था और जो उनकी फेस की साइज थी वो बड़ी थी, पर धीरे धीरे चेंज आने लगे। और इस तरह क्योंकि उनका जो कल्चर में भी बदलाव आता गया, उससे उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स में भी चेंजेस आए। तो टीथ भी छोटे होने लगे, उनका ब्रेन का साइज बढ़ने लगा, फेस रिड्यूस हो गया और जॉ रिड्यूस हो गई। तो इस तरह तमाम चेंजेस आए। और फिर इसी तरह हम देखते हैं कि आज की ह्यूमन बीइंग में, ये तो राइज ऑफ सिविलाइजेशन तक की हम बात करते हैं कि जब सिटी और ये सिटीज का डेवलपमेंट हुआ और स्टेट सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, और उसके बाद अभी जो ह्यूमन माइंड है वो और भी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। मीन्स ब्रेन की कैपेसिटी उसकी बढ़ती जा रही है, और कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स ब्रेन की बढ़ती जा रही है, उसकी जो थिंकिंग पावर है बहुत ज़्यादा हो गई है। और मेच्योरिटी लेवल जो है, जो बाद की स्टेजेस में ह्यूमन बींग्स में आता था एट द एज ऑफ 18 और 20, वो आज के छोटे से बच्चों में ही जो मेच्योरिटी है वो या थिंकिंग कैपेसिटी है बहुत फास्ट हो गई है ह्यूमन में, चाइल्डहुड स्टेज से ही आ गई है। क्योंकि हमारा कल्चर इतना क्योंकि फास्ट है हर चीज़ लाइफ में, और हम मोबाइल या टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, इंटरनेट, मोबाइल, टेक्नोलॉजी, जो भी टेली मीडिया या सारा कुछ जो भी हमारे इर्द गिर्द हमने अपना एनवायरनमेंट जो क्रिएट किया है, जिसको कल्चर कहते हैं, आर्टिफिशियल जो एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया ह्यूमन बीइंग ने, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं उनकी थिंकिंग पावर, उनकी कैपेसिटी में और उनके फिजिक में पड़ता है। तो अर्ली ह्यूमन बीइंग क्योंकि वो हंटर गैदरर था, वो दौड़ा करता था। एग्रीकल्चर स्टेज आते आते भी उन्होंने तमाम क्योंकि वो दिन भर खेतों पे काम किया, इस तरह की स्टेजेस में तमाम वर्क होता था, लेबर वर्क होता था, तो उससे ह्यूमन की बॉडी में तमाम डिजीजेस नहीं हुआ करती थी। पर जब वो सेटल लाइफ जीने लगा एग्रीकल्चर के बाद और जॉब और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आ गई, और तो उससे क्या हुआ कि ह्यूमन की जो बॉडी थी उसमें तमाम डिजीजेस डेवलप होने लगी। तो आज के स्टेज में डिजीज ह्यूमन बीइंग है, जिसमें कि उनका जो मतलब बॉडी में तमाम बदलाव आ गए हैं, डिजीज ह्यूमन बीइंग हो गए, और उनकी कैपेसिटी, जो ब्रेन की कैपेसिटी तो बढ़ गई पर जो शारीरिक क्षमता है वो कम हो गई। और उसके लिए फिर उन्होंने कल्चर में तमाम नए बदलाव करते हैं, और उन्हें बॉडी फिटनेस के लिए उन्हें जिम जाने की या एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ती है उसको फिट रखने के लिए। अर्ली स्टेजेस में ऐसी कोई जरूरतें नहीं थी। तो योगा, मेडिटेशन, जिम, ये सारा कुछ आज हम अपने कल्चर में इंक्लूड करते हैं फॉर बॉडी फिटनेस। तो बॉडी में तमाम जो चेंजेस आ रहे हैं विद क्योंकि वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा कल्चर का, और क्योंकि हमने ऐसा कल्चर डेवलप किया है तो उसके हिसाब से हमको अपने में चेंज करना पड़ता है, अपने सोचने समझने की क्षमता। तो फास्ट लाइफ हो गई तो इसलिए हर किसी को डिसीजन मेकिंग पावर और ये सारा कुछ हमको फास्ट होता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो इससे बच्चों में भी चेंज आता जा रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। और आज की स्टेज में अब ह्यूमन के ब्रेन में कॉम्प्लेक्सिटी की ये स्टेज आ गई कि ह्यूमन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर लिया है। मीन्स अब ह्यूमन को ने अपने से भी ज़्यादा फास्ट मीन्स सुपर इंटेलिजेंस क्रिएट कर लिया है, जो रोबोटिक्स के रूप में है या मशीन्स के रूप में है, कि उससे भी फास्ट वो डिसीजन मेकिंग पावर उनके अंदर है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेसिटी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो कर सकते हैं। तो आज का ह्यूमन जो है वो इतना ज़्यादा उसने अपने कल्चर को इवॉल्व कर लिया है कि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मीन्स क्रिएशन कर दिया है, और जिसकी मदद से वो तमाम प्रॉब्लम सॉल्विंग या मीन्स चीज़ों में उसको हेल्प लेता है, रोबोटिक्स का या इस तरह मशीन का। तो मशीन लर्निंग आ गई है, रोबोटिक्स आ गया है, और उससे हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में तमाम उन चीज़ों से हेल्प लेते हैं, तो जिनका उपयोग इंडस्ट्रीज में भी होता है। और इस तरह तो ह्यूमन की जो ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे इतना बढ़ती गई कि उसने अपने कल्चर में इस तरह के तमाम चेंजेस किए।
और इससे एक तरफ तो ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर रही है और वो मशीन्स पर डिपेंड होता जा रहा है। और आने वाले समय में क्योंकि रोबोटिक्स और ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि ह्यूमन बींग्स की कई जगह जॉब में कमी हो जाएगी कि वहाँ पे रोबोट काम किया करेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। तो इस तरह कल्चर में तमाम चेंजेस होते जा रहे हैं, उसके साथ हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी तमाम चेंज हो रहा है। तो बॉडी की चेंज के साथ कल्चर और कल्चर की चेंज के साथ ह्यूमन बॉडी में तमाम चेंजेस आ रहे हैं। एक तरफ हमारा ब्रेन कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, थिंकिंग पावर बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर जो हमारी जो कैलकुलेशन कैपेसिटी है या राइटिंग कैपेसिटी वो भी घट रही है क्योंकि हमने लैपटॉप पर काम करना शुरू किया है या कैलकुलेशंस करते हैं। मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस हम इसकी मदद से मीन्स कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं, तो उससे जो हम उस पर डिपेंडेंट हो गए मशीन्स पर, या तमाम ऐसे हाउस होल्ड जॉब्स होते हैं जो विद द हेल्प ऑफ मशीन्स करते हैं, तो उससे भी जो बॉडी का मतलब कम यूज होता है। हमारा जो फिजिकल मीन्स मीन्स पावर है, जो हमारा लेबर वर्क है वो कम हो गया है विद द हेल्प ऑफ दीज मशीन्स। तो इस तरह हमारे जो बॉडी फिटनेस है वो उससे प्रभावित होता है। इनएक्टिव लाइफ जीने लग गए हैं, मोस्ट ऑफ अस आर डिपेंडेंट ऑन दीज मशीन्स। और इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग है इसकी कैपेसिटी के लिए भी हम तमाम मशीन्स पर निर्भर हैं, और क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आज हम कर रहे हैं, तो इस तरह तमाम चेंजेस आए हैं कल्चर में, और इन्हीं कल्चर का असर पड़ता है बायोलॉजी में। और आने वाले समय में और भी मीन्स इसके अच्छे परिणाम भी आ सकते हैं और इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। वो गुड एंड बैड इफेक्ट्स तो ह्यूमन की जो भी टेक्नोलॉजी अभी तक इवॉल्व की उसके बैड एंड गुड दोनों ही इम्पैक्ट पड़ते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। Theory of Lamarckism, it is also known as theory of inheritance of acquired characters, and there is another name, theory of use and disuse. This theory of Lamarckism was given by French biologist Jean-Baptiste Lamarck, and in his book 18 Philosophy Logic in 1809। तो उन्होंने मतलब जीन बैप्टिस्ट जी लेमार्क ने 1809 में फिलोसफी जूलॉजिक नाम की एक बुक लिखी, और जिसमें कि उन्होंने इस थ्योरी को दिया, दैट इज नोन एज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। It is states that the changes or the in our structure or the function which we acquired during our lifetime, these are inherited by our offsprings। तो उन्होंने बोला कि जो भी हम अपने लाइफ टाइम में जो भी हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज होता है, चाहे उसके स्ट्रक्चर में चाहे फंक्शनिंग में, वो सारा कुछ जो हमने एक्वायर किया था वो सारा कुछ इनहेरिट हो जाता है ऑफस्प्रिंग्स के द्वारा, means that is passed to the next generation। So the acquired characteristics are inherited by offsprings or these are passed to the next generation। यही मानना था लेमार्क का, और ये उन्होंने बताया अपनी थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म, जिसको भी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ acquired characters भी कहते हैं। There are four postulates in this theory of Lamarckism। First is inner urge, that is Ellen Vital, जिसको internal vital force कहते हैं। इसमें मानना था कि every individual has some inner forces or urge that tends to increase by growth in organ or the organ system। मीन्स हर इंडिविजुअल में, हर बायोलॉजिकल इंडिविजुअल में जो अपने ऑर्गन्स को बढ़ाने की क्षमता होती है, मीन्स ऑर्गन्स इंक्रीज करते हैं, उनमें ग्रोथ होती है, और ये एवरी इंडिविजुअल में होता है, एलन वाइटल या इंटरनल वाइटल फोर्स। तो समय के साथ साथ ऑर्गन्स बढ़ते जाते हैं, उनमें इंक्रीज होता है, उनमें ग्रोथ होती है, इसको कहते हैं इनर अर्ज, एलन वाइटल या इंटरनल वाइटल फोर्स। दूसरा उन्होंने बताया एनवायरमेंटल प्रेशर या फॉर्मेशन इन न्यू ऑर्गन्स। मीन्स विद द चेंज इन एनवायरमेंट, जब हमारा एनवायरमेंट चेंज होगा तो नीड्स चेंज होंगी, एंड विद द न्यू नीड, विद चेंज ऑफ नीड्स और विद न्यू नीड्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन्स। मीन्स न्यू नीड्स लेड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन्स, क्योंकि नीड्स चेंज हो गई। अब नीड्स चेंज होने के लिए जो हमको कुछ नया करना होगा, तो अडॉप्ट करना होगा नए एनवायरमेंट को, और उससे जन्म होता है नए ऑर्गन्स का। तो ये दूसरा उनका पोस्टुलेट था, एनवायरमेंटल प्रेशर एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन्स। मींस चेंज एनवायरमेंट लेड टू चेंज इन न्यू नीड्स, एंड न्यू नीड्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन्स। तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ये भी एक उनका थर्ड पोस्टुलेट है। उन्होंने माना कि जो कंटिन्यूड यूज करते हैं किसी ऑर्गन का, तो उसका डेवलपमेंट होता है, और अगर हम किसी ऑर्गन को लगातार डिसयूज करते हैं, उसका यूज नहीं करते हैं,
Constant disuse of any organ results in either formation of vestigial organs or in disappearance or the degeneration of organs. तो यह लगातार use, continued use results in development of some organs, while constant disuse results in formation of vestigial organs or mean degeneration of the organ. तो अगर हम अपनी जैसे कि मसल्स है या कुछ बॉडी पार्ट्स का हम लगातार यूज करते हैं तो वो डेवलप होते हैं, और जिनका हम नहीं यूज करते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं समय के साथ साथ, या वेस्टिजियल ऑर्गन्स का जन्म होता है जिसमें कि वर्बिफॉर्म अपेंडिक्स या ईयर पिना है, जिनका हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं है, हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी में कोई इस्तेमाल नहीं होता है कुछ ऑर्गन्स का, उनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। तो कुछ बॉडी पार्ट्स माना जाता है कि वो हमेशा के लिए डिजेनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं क्योंकि उनका हम यूज नहीं करते हैं, और जो ऑर्गन्स लगातार यूज में रहते हैं वो डेवलप करते हैं, और जब नए ऑर्गन्स का उनसे डेवलपमेंट होता है तो नई स्पीशीज का जन्म होता है, ऐसा मानना है लेमार्क का। तो यूज ऑफ ऑर्गन्स भी जैसे कि स्ट्रॉन्ग मसल्स या बाइसेप्स हो जाती है ड्यू टू एक्सरसाइज, जिम एक्सेट्रा। इसी तरह एक्वाटिक एनिमल्स में टू फैसिलिटेट स्विमिंग, जैसे कि डक लाइक एनिमल है उनमें वेब्ड फीट होता है क्योंकि उनको वेब फीट जो है उनको मदद करता है स्विमिंग में, और साधारण फीट रहेगा जैसा कि उड़ने वाली बर्ड्स में है तो वो स्विमिंग नहीं कर पाएंगी, तो इसीलिए ये बर्ड से उड़ नहीं पाती और वो बर्ड स्विमिंग नहीं कर सकती क्योंकि इनमें वेब फीट होता है एक्वाटिक एनिमल्स में टू फैसिलिटेट द स्विमिंग। इसी तरह जो लेमार्क ने एग्जांपल दिया था लेंथनिंग ऑफ नेक इन जिराफ ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज, तो कंटिन्यूअस यूज उन्होंने जिराफ ने अपनी नेक का किया लीव्स को पाने के लिए, और उससे माना जाता है उनका नेक जो है लगातार लीफ की तरफ मीन्स टॉल ट्रीज को लीफ में पाने के लिए उनकी नेक लगातार लॉन्ग होती गई और इलोंगेटेड नेक का डेवलपमेंट हुआ और जिराफ लाइक एनिमल्स का जन्म हुआ। स्ट्रॉन्ग लेग मसल्स या बोन्स इन हॉर्सेस फॉर फास्ट रनिंग इन ग्रासलैंड, अर्ली ईओहिपस से और ईओहिपस से जो मॉडर्न हॉर्स है वहां तक पहुंचने के लिए जो भी उनमें तमाम चेंजेस आए वो जो है क्योंकि लगातार उन्होंने यूज किया अपनी लेग मसल्स को। डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स का उन्होंने एग्जांपल दिया कि कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन जैसे कि वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, ईयर पिना है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स रहते हैं, इनका कोई रोल नहीं होता बॉडी फिजियोलॉजी में। इसी तरह लिम्स के केस में जो स्नेक्स होती हैं, स्नेक्स में लिम्स का डिसअपियरेंस हो जाता है क्योंकि जो उनकी बहुत लंबी बॉडी होती है स्नेक्स की, उसमें क्रॉल करने में लिम जो है हिंड्रेंस पैदा करता है और इसलिए धीरे धीरे समय के साथ उनमें लिम्स खत्म हो जाते हैं स्नेक्स में। और फिर ब्लाइंड फिशेस जैसे कि डार्क केव्स में कुछ हमको फिशेस हैं वो जो ब्लाइंड मिलती हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर आंखों का इस्तेमाल नहीं होता है अंधेरों में, और इससे समय के साथ इस तरह की नई स्पीशीज ब्लाइंड फिशेस का जन्म होता है। डिक्रीज इन साइज ऑफ टीथ इन ह्यूमंस, जैसे कि अर्ली जो एप लाइक ह्यूमंस थे उनमें टीथ के साइज बहुत बड़े होते थे, मोलर्स ग्राइंडिंग पर्पस यूज किए जाते थे, इंसाइजर्स कैनाइन भी बड़े होते थे। फिर धीरे धीरे जब ह्यूमन ने अपने कल्चर को इवॉल्व किया धीरे धीरे और तमाम चेंजेस किए अपने कुकिंग में और इसमें खाने में, तो उसमें साइज जो टीथ की वो डिक्रीज करती गई। तो उन टीथ का बड़े टीथ का इस्तेमाल कम होने लगा और धीरे धीरे नए तरह के टीथ का जन्म हुआ, तो बिग साइज टीथ को रिप्लेस कर दिया स्मॉल साइज टीथ ने। इसी तरह डिसअपियरेंस ऑफ क्लॉज अपोजेबल टूज इन ह्यूमन, ह्यूमन में जब उन्होंने मतलब पीडल लोकोमोशन होने लगा तो जो टूज में भी अपोजेबल जो टोज होते थे वो खत्म हो गए क्योंकि ह्यूमन में जो टोज होते हैं वो अपोजेबल नहीं होते, ओनली हैंड में अपोजेबल थंब होते हैं लेकिन टोज में अपोजेबल नहीं होता है क्योंकि ग्रास्प नहीं करना है हमको फीट की मदद से, जबकि दूसरे जो प्राइमेट्स होते हैं वो टोज को भी ग्रेस्पिंग पावर के लिए यूज करते हैं, अपोजेबल होता है, पर ह्यूमन में टोज अपोजेबल नहीं होते हैं क्योंकि वहां पर हैंड की मदद से ही वो ग्रेस्प कर लेते हैं, टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसलिए अपोजेबल टूल्स का धीरे धीरे डिसअपियर्ड हो गए, क्लॉज डिसअपियर्ड, उनकी जगह नेल्स आ गए, टूल्स ये हो गए। और ये इस तरह इन्होंने यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की थ्योरी दी
कि जो लगातार हम ऑर्गन्स को यूज करते हैं वो इवॉल्व होते हैं और इस तरह एक नई स्पीशीज का जन्म होता है, और जिन ऑर्गन्स को हम लगातार डिसयूज करते जाते हैं वो धीरे धीरे उन ऑर्गन्स में डिसअपियर या डिजेनरेट हो जाते हैं, और फिर वो जनरेशन टू जनरेशन ये सारी चीजें ट्रांसफर होती जाती हैं, चाहे वो यूज ऑफ ऑर्गन हो चाहे डिसयूज ऑफ ऑर्गन हो, और उससे फिर वो जो आफ्टर मेनी जनरेशन नई स्पीशीज का जन्म होता है जिनमें वो जो अर्ली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नहीं पाए जाते हैं, नए कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाने लगते हैं जो कि लगातार यूज या डिसयूज के द्वारा पैदा होते हैं, और ये कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, और जो कि माना जाता है कि इनहेरिट हो जाते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये था फोर्थ पोस्टुलेट, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। Means all the changes or the characters that organism acquired during its lifetime due to internal vital force, effect of environment, needs, and use and disuse of organs, these are inherited or transmitted to the next generation. The process continues, and after several generations, variations are accumulated to such an extent that give rise to new species. तो यही था theory of Lamarckism that was given by Lamarck, जिसका कि मेन जो पोस्टुलेट था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, मींस द कैरेक्टर्स व्हिच वी एक्वायर ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम, these are inherited by the offspring or inherited by the next generation or transmitted to the next generation. तो ये उन्होंने बात की, इसमें उन्होंने माना कि जो भी कैरेक्टर्स हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन को पास आउट हो जाते हैं, और कई जनरेशन तक चलने के बाद ये कंडीशन आती है कि एक नई स्पीशीज का जन्म होता है। तो फोर बेसिक पोस्टुलेट्स थे, इनर अर्ज या इंटरनल वाइटल फोर्स, मींस एवरी इंडिविजुअल हैज an inner urge or internal vital force. Then second is the change in environment results into new needs, and new needs led to the formation of new organs. Then use and disuse theory उन्होंने दी कि use and disuse of organs results into the न्यू स्पीशीज। इस नए ऑर्गन्स का जन्म होता है, लगातार कांस्टेंट यूज करते हैं तो कोई भी ऑर्गन डेवलप करता है, इवॉल्व करता है, और लगातार डिसयूज जो है किसी भी ऑर्गन का डिजनरेशन कर देता है। इसी तरह जो भी कैरेक्टर्स हम एक्वायर करते हैं अपने लाइफ टाइम में वो सारे जो है इनहेरिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। अब यहाँ पर उन्होंने सोमैटिक कैरेक्टर्स की बात की थी कि द कैरेक्टर्स विच वी इनहेरिट विच वी एक्वायर ड्यूरिंग लाइफ टाइम, यहाँ पर उन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया, जो जर्म सेल्स होती हैं उनके थ्रू जो कैरेक्टर्स होते हैं, और बस उन्होंने सोमैटिक कैरेक्टर्स की ही बात की, क्योंकि उन्होंने जो एग्जांपल्स दिया था जिराफ का, कि समय के साथ साथ कैसे जिराफ लाइक एनिमल्स जो है इवॉल्व होते गए, जब अर्ली डियर लाइक एनिमल्स थे जो कि ग्रास पर डिपेंड होते थे, और जो कि लैंड में ही ग्रासेस मिल जाती थी तो उन्हें नेक का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं था, और वो उन ग्रास को इजीली वो अपने फूड के रूप में यूज कर लिया करते थे। पर धीरे धीरे जब वातावरण में बदलाव आया, उनकी नीड्स चेंज हुई क्योंकि उन्हें भोजन चाहिए था, और अब ग्रासेस नहीं रह गई लैंड पर, तो उन्हें ऐसी जगहों पर जाना पड़ा खाने के लिए जहाँ पर टॉल ट्रीज थे। अब टॉल ट्रीज पे पहुंचने के लिए उनको अपनी नेक को इस्तेमाल करना पड़ा ऊपर की तरफ, और जैसे जैसे उन्होंने अपनी नेक को टॉल से टॉलर ट्रीज तक पहुंचाने के लिए जैसे जैसे स्ट्रेंथन किया और ऊपर की तरफ उन्होंने किया, स्ट्रेच किया, धीरे धीरे उनकी नेक जो है इलोंगेटेड नेक में कन्वर्ट हो गई। तो डियर लाइक एनिमल से वो जिराफ लाइक एनिमल की उत्पत्ति होती, मीन्स ओरिजिन होता है स्पीशीज की, एक नई स्पीशीज जन्म होती है जिसको कहते हैं जिराफ लाइक एनिमल। तो डियर लाइक एनिमल से इवोल्यूशन होते होते जिराफ लाइक एनिमल की स्पीशीज जो है इवॉल्व होती है। तो उनका मानना था कि ये जो कैरेक्टर जो हमने एक्वायर किए वन जनरेशन से वो ट्रांसमिट होता गया नेक्स्ट जनरेशन में, और टू सच एन एक्सटेंट दैट इट रिजल्ट्स इनटू द इवोल्यूशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज। और यही था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की थ्योरी, and this example was given by Lamarck. Lamarck cited the example of giraffe to support this theory. He explained that development of long neck from short neck deer like ancestor took place by gradual elongation in response to deficiency of food. तो फूड की जब डेफिशिएंसी हो गई तो लगातार उन्होंने elongate किया, earlier they lived on grass and small trees, but with time due to scarcity of food they started to
feed on leaves of tall trees, which resulted in elongated neck by continuous stretching of the neck. And this acquired characters जो है वो generation after generation ये character जो है transmit होता गया, and over the years the giraffe came to acquire the long necks. तो ये उनका जो है थ्योरी ऑफ लैमार्किज्म था और ये उन्होंने एग्जांपल दिया। अब इन्होंने यहाँ पर नेक के स्ट्रेचिंग की बात की जो कि एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स था और जो कि नेक्स्ट जनरेशन को वो बहुत तक इनहेरिटेड होता गया, ट्रांसमिट होता गया ओवर टू एंड ओवर नेक्स्ट जनरेशंस, and that resulted in the evolution of a new species, origin of a new species, that is giraffe. तो फ्रॉम डियर टू जिराफ ये एक उन्होंने बताया था एग्जाम्पल कि किस तरह यूज करते गए कांस्टेंट वो इस तरह अपने नेक का और इस तरह जिराफ की इलोंगेटेड नेक हो गई और एक नई स्पीशीज का जन्म होता है। ये था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और दैट वाज गिवन बाय लामार्क। और इसमें उन्होंने बात की कि सिर्फ सोमैटिक सेल्स की बात की थी, जो बॉडी कैरेक्टर्स होते हैं उन्हीं में तमाम बदलाव आते जाते हैं और वही इनहेरिट कर लिए जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन के द्वारा। यहाँ पर उन्होंने जेनेटिक कैरेक्टर्स या जर्म सेल्स की बात नहीं की, ओनली सोमैटिक कैरेक्टर्स की बात की थी। तो इसी को क्रिटिसाइज किया उन्होंने विस्मैन ने, ऑगस्ट विस्मैन जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी एक नई थ्योरी दी जर्म क्लास थ्योरी, जिसको कहा गया थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म क्लास। तो उन्होंने बोला डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सोमैटोप्लाज्म एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म क्लास, एंड दिस थ्योरी वाज गिवन इन 1893। तो 1893 में जर्म क्लास थ्योरी दी ऑगस्ट विस्मैन ने। ही वाज जर्मन scientist, and he made an experiment, mutilation experiment उन्होंने किया, and he viewed that only the characters which influence the germ cells are inherited, not the somatic characters. उन्होंने माना कि सोमैटिक कैरेक्टर्स ट्रांसमिट नहीं होते हैं नेक्स्ट जनरेशन को, ओनली जर्म सेल्स के जो द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं कैरेक्टर्स वही इनहेरिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के द्वारा। और ऐसा करने के लिए उन्होंने व्हाइट जो माइस था उसके व्हाइट रैट्स उनके टेल्स को 22 जनरेशन तक काटते गए टेल्स को, और हर जनरेशन को उन्होंने पाया कि नेक्स्ट जनरेशन में टेल्ड जो है रैट्स पैदा होते हैं, नॉट टेललेस रैट्स। तो टेललेस रैट्स नहीं मिले, एंड इसी को देखने के लिए उन्होंने 22 जनरेशन तक टेल्स काटते गए और उनको मेट कराया दो इस तरह के टेललेस रैट्स को, और नेक्स्ट जनरेशन में अगेन जो टेल के साथ वो रैट्स पैदा दिखाई दिए उनको। तो उन्होंने पाया कि जो टेल को काटने के बाद भी ये जो कैरेक्टर था वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसमिट नहीं हुआ, नेक्स्ट जनरेशन को ये कैरेक्टर ट्रांसमिट नहीं हुआ। मींस सोमैटिक कैरेक्टर्स दे आर नॉट इनहेरिटेड बाय द नेक्स्ट जनरेशन, ओनली द जर्म क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। यही यहाँ पर कमी रह गई थी लामार्क की थ्योरी में। लामार्क ने सोमैटिक कैरेक्टर्स की बात की थी, जर्म क्लास कैरेक्टर्स की बात नहीं की थी। उन्होंने नेक के स्ट्रेंथनिंग की इलोंगेशन की बात की थी कि लगातार स्ट्रेच करते जाने से डियर लाइक एनिमल से एक नई स्पीशीज जो जिराफ लाइक एनिमल की उत्पत्ति होती है। पर उन्होंने कहीं भी जर्म प्लांट्स की बात नहीं की कि ऐसे कैरेक्टर्स जो सोमैटिक होते हैं वो इनहेरिट होते हैं, बस उन्हीं की बात की थी। जर्म प्लांट्स कैरेक्टर्स जो के द्वारा ही ऐसा इनहेरिटेंस होता है इसकी बात उन्होंने नहीं की थी। और इसी को प्रूव करने के लिए जर्म प्लांट्स थ्योरी दी ऑगस्ट विस्मैन ने, और उन्हें जो है प्योरली डिस्प्रूव कर दिया, डिस्क्रेडिट कर दिया, क्रिटिसाइज किया थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स गिवन बाय लामार्क, and he gave a new theory, the germ class theory, that is theory of continuity of germ plasm and discontinuity of somatoplasm. So theory of continuity of germ plasm जो कहते हैं, और according to whom somatic characters are not transmitted while only the characters influencing germ cells are inherited. और इसमें उन्होंने ही repeated this mutation experiment for 22 generations, but the offspring still had a long tail. और हर बार रैट के पास टेल मिली उनको एवरी जनरेशन में, तो इसीलिए उनको ये उन्होंने प्रूव कर दिया कि जो सोमैटिक कैरेक्टर्स हैं ट्रांसमिट नहीं होते हैं। इसी तरह हम देख सकते हैं कि बोरिंग ऑफ ईयर्स एंड नोज, जैसा कि कान या नाक जो छिलवाते हैं लोग, बोरिंग करवाते हैं, उसमें
वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसमिट नहीं होती है ये सारे कैरेक्टर्स। और क्योंकि हर एक जनरेशन में लोग ये करते हैं, पर जो उनकी जो प्रोजेनी होती है, ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उनमें ये सारे फीचर्स बोर्ड ईयर्स या बोर्ड नोज के साथ वो पैदा नहीं होते हैं। बहुत ही रेयर केसेस में एक आध दिख जाते हैं कभी कभी कि जिनके बोर्ड ईयर्स वाले बच्चे पैदा होते हैं, पर ऐसा जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं है। तो ये कैरेक्टर्स एक्वायर्ड जो कैरेक्टर है वो इनहेरिट नहीं होता है नेक्स्ट जनरेशन को, ऐसा हम मान सकते हैं। इसी तरह बियरिंग ऑफ आयरन शूज बाय फीमेल्स इन चाइना टू रिड्यूस द साइज ऑफ फूड इट्स नॉट ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो चाइना में जो अपने फीट की साइज को रिड्यूस करने के लिए वो आयरन शूज पहनती है महिलाएं, और ये भी कैरेक्टर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसमिट नहीं होता है। इस नेक्स्ट जनरेशन में वो साइज जो फीट की है वो छोटी नहीं पैदा होते हैं, वो अपनी नॉर्मल जो साइज होती है उन्हीं पैरों के साथ ही लड़कियां पैदा होती हैं। तो आयरन शूज पहनने से ये जो कैरेक्टर है कि साइज छोटी हो जाएगी और वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसमिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह ये थ्योरी जो है डिस्प्रूव हो जाती है। पर कहीं ना कहीं हमको ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहाँ पर जो लमार की थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो कहीं कहीं सही भी साबित होती है। The prominent supporters of Lamarckian theory are called as neo-Lamarckism means जो neo-Lamarckian थे, जो कि ऐसे तमाम लोग जो कि जिन्होंने माना कि लमार थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कुछ हद तक सही है, और तमाम ऐसे बॉडी के कैरेक्टर्स होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन को। और इसीलिए ऐसे लोग ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने लमार्कियन की थ्योरी को सपोर्ट किया, दे आर कॉल्ड एज नियो-लमार्कियन, and this theory is known as neo-Lamarckism. They believe that time was not that sufficient to produce the effect of external factors. उन्होंने माना कि जो external factors उनका उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, और जो भी characters हम acquire करते हैं with the time, they are transmitted to the next generation. But to them, it may be pointed out that if the external forces do not influence the reproductive cells of the parents, their descendants will never inherit any modification. और यही पर उन्होंने चूक कर दी नियो लमार्किस ने। उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि यदि अगर जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, अगर उनके रिप्रोडक्टिव जो सेल्स हैं पेरेंट्स की, अगर उनको इफेक्ट नहीं करेंगी तो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट नहीं होंगे नेक्स्ट जनरेशन के द्वारा। तो जर्म सेल्स को इन्फ्लुएंस जब तक नहीं होंगी तब तक वो ट्रांसमिट नहीं होंगे, जबकि उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। The neo-Lamarckists are Packard, Cope, Hayat, Lysenko, Herbert Spencer, Haeckel, Gatto, Butler, etc. They are neo-Lamarckists, and they are were the prominent supporters of the Lamarckian theory. Packard said that he studied the blind animals living in the caves and he supported the Lamarck's law. उन्होंने माना कि जैसा कि caves में तमाम blind animals रहते हैं, fishes और इस तरह के, जो कि जिनके पास आंखें नहीं है, और उन्होंने माना कि constant disuse of eyes led to this characters। और for several generations अगर ये लगातार constant disuse होता जाता है तो blind species पैदा होती हैं, और इस तरह यूज एंड डिसयूज थ्योरी जो लमार्क की थी उसको उन्होंने जो है सपोर्ट किया। पैकार्ड ने Pope and Hayat observed that fossil evidences showed linear patterns of development and were better explained by Lamarckism than Darwinism. उन्होंने माना कि जो तमाम फॉसिल एविडेंसेस मिलते हैं उसमें हमको पता चलता है कि स्टेज आफ्टर स्टेज कैसे डेवलपमेंट होता गया और एक नई स्पीशीज का जन्म होता है, जबकि डार्विन थ्योरी जो है वो नेचुरल सिलेक्शन की बात करती है कि जो नेचर के द्वारा सिलेक्टेड होते हैं वही स्पीशीज आगे इवॉल्व होती है, बाकी सब मतलब डाई आउट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं नेचर के द्वारा और धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। पर जो लमार की थ्योरी है वो कहती है कि जो स्पीशीज जिनमें कि सिंपल कैरेक्टर्स थे और वो समय के साथ साथ एनवायरमेंट के इंटरेक्शन जैसे जैसे उनकी नीड्स चेंज होती है, नीड्स के चेंज होने के साथ वो अपने ऑर्गन्स में बदलाव करते हैं, ऑर्गन्स में बदलाव के साथ एक नई स्पीशीज का जन्म होता है, ये लेमार की थ्योरी कहती है। और यही उन्होंने पाया कोप एंड हैत ने फॉसिल एविडेंस से। उन्होंने पाया कि फॉसिल जो एविडेंसेस हैं वो शो करते हैं लीनियर पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट, स्टेज आफ्टर स्टेज उनमें लाइन बाय लाइन जो है उनमें दिखाई देता है डेवलपमेंट हो रहा है,
और ये लमार की थ्योरी से प्रूव होता है कि जो अर्ली स्टेज रही होगी उनमें जो वो फीचर्स नहीं रहे होंगे और समय के इंटरेक्शन के साथ उनमें तमाम चेंजेस आए होंगे और एक नई स्पीशीज का जन्म हुआ होगा, फिर समय के साथ चेंजेस है तो जो पुरानी स्पीशीज है वो भी रह गई और नई स्पीशीज का लगातार डेवलपमेंट होता गया क्योंकि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट होते गए नई जनरेशन में। तो लमार की थ्योरी को इन्होंने यहाँ पर सपोर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल एविडेंसेस। ठीक है, तो ये पोप एंड ह्याथ की थ्योरी थी। इसी तरह पोप एंड बटलर दे फाउंड दैट इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वुड लेट ऑर्गेनिज्म शेप देयर ओन इवोल्यूशन। तो वो मानते थे कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को इनहेरिट करती है जो प्रोजेनी, वो अपना खुद का इवोल्यूशन खुद सेव कर सकता है ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। तो वो इवॉल्व होता जाता है इसी तरह क्योंकि वो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को इनहेरिट करता है और फिर धीरे धीरे उसमें तमाम बदलाव आते हैं और फिर वो एक इवॉल्व करता है एक नई स्पीशीज में। तो दे कैन शेप देयर ओन इवोल्यूशन, ऐसा माना था पोप एंड बटलर का। तो इस तरह उन्होंने भी सपोर्ट किया इस इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स थ्योरी को। इसी तरह एफ बी समनर ने एक्सपेरिमेंट किया। ही रियर्ड व्हाइट रैट्स एट 20 to 30 डिग्री सेल्सियस एंड ही फाउंड दैट रैट्स डेवलप लार्ज बॉडीज। मींस इस तरह के टेम्परेचर पर पालने से वो उनकी बॉडी जो है इंक्रीज करती है और लॉन्ग टेल एंड हाइंड फीट ये सारा कुछ लार्ज होता है एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर्स will transmit to next generation. However, the high temperature may also affect the germ cells along with the soma cells. ये बात उन्होंने ध्यान नहीं दी कि यहाँ पर सिर्फ सोमा सेल्स की का ही रोल नहीं है, यहाँ पर जर्म सेल्स भी इफेक्ट हो गई होंगी हाई टेम्परेचर से, जो कि उनके एक्सपेरिमेंट में ये सब चीजों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पर ये बात उनमें पाई गई कि अगर हाई टेम्परेचर में रखते हैं रैट्स को तो वो धीरे धीरे उनकी बॉडीज में तमाम बदलाव होते हैं और लार्ज शेप उनका हो जाता है और वो ट्रांसमिट होता है नेक्स्ट जनरेशन को। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक मींस नई जनरेशन जो आएगी उसमें भी लार्ज बॉडी रैट्स डेवलप होंगे। इसी तरह ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था। He put white rats in cage and rotated them to a wheel in such a way that rats developed dizziness and this was shown to be inherited but not be truly confirmed. तो ये माना गया कि ये भी इस तरह के व्हाइट रेट्स को जो केज में रखकर उन्होंने व्हील पर इस तरह रोटेट किया कि उसमें डिजीनेस डेवलप हो गई रैट्स में और यही जो डिजीनेस वाला कैरेक्टर था ये नेक्स्ट जनरेशन में भी पाया गया। पर बाद में ये ट्रूली कंफर्म नहीं हुआ ये एक्सपेरिमेंट और इस तरह ये प्योरली इसको प्रूव नहीं किया जा सका। हार्वर्ड स्पेंसर एंड हैकेल ने भी माना कि इवोल्यूशन इज एन इनहेरेंटली प्रोग्रेसिव प्रोसेस। जैसे कि लमार्क ने भी बताया कि लगातार प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, लगातार वातावरण के साथ इंटरेक्शन से हमारी बॉडी में तमाम चेंजेस हो जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक इंटरनल वाइटल फोर्स है जो लगातार ऑर्गन इंक्रीज करते रहते हैं और environment with the change in environment our needs change and to fulfill those needs for our existence we develop our organs according to those needs and that develop means this acquired characteristics transmitted to next generations and after many generations this resulting in origin of a new species। तो ये मानना था मीन्स प्रोग्रेसिव प्रोसेस होती है। तो इसी तरह हार्वर्ड स्पेंसर एंड हैकेल ने भी इसको माना evolution is an inherently progressive process। तो ये सारे नियो लेमार्किस्ट थे जिन्होंने प्रूफ मतलब सपोर्ट किया था थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म और थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स गिवन बाय जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। Thank you very much. Meet you in next class.